हेलो स्प्रिंट्स, आप सभी का स्वागत है नेल स्टाइल्स के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली उत्तर प्रदेश की एक महिला ने लोकपाल को एक प्ली भेजी थी अपने हस्बैंड से रिलेटेड, बट द थिंग इज कि लोकपाल ने उसको एंटरटेन करने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन के बाहर है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इनके अंडर आ सकती हैं, कहां कहां ये काम कर सकते हैं, लोकपाल लोकायुक्त का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से उठ के आता है, इसके अलावा कंसर्न्स क्या है, क्यों वर्किंग भारत में लोकपाल की अच्छे से नहीं हो पा रही है। देन वील सी आर टुडेस प्रीलिम्स एंड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये जो लोकपाल वाला कॉन्सेप्ट है ये यूपीएससी का वन ऑफ द टॉपिक्स है, बिकॉज करप्शन जो है वो उसके रिलेटेड पूछता रहता है। तो इस पे भी एक क्वेश्चन इस साल एक्सपेक्टेड हो सकता है एज इट इन न्यूज वेरी मच। सो व्हाट इज इट, व्हाई न्यूज? रिसेंटली लोकपाल ऑफ इंडिया ने स्टेट किया कि वो प्ली कंसिडर नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उत्तर प्रदेश की, उन्होंने दी थी। बेसिकली क्या हुआ था, एक स्वदेश दर्शन स्कीम थी। तो उनकी वाइफ का ऐसा कहना है कि उनके सीनियर ऑफिशियल्स ने उनके हस्बैंड के ऊपर बहुत एक्सट्रीम प्रेशर बनाया कुछ सर्टिफिकेट साइन करने के लिए, जिसके चलते उन्होंने खुद की जान ले ली। तो जो ऑफिशियल को एलिजिया प्रेशर किया था सुपीरियर ने साइन करने के लिए, दैट इज व्हाई। सो स्टैंड क्या रहा इस पे लोकपाल का? तो लोकपाल ने क्लैरिफाई किया कि उनकी अथॉरिटी नहीं है कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म कल्चर, डायरेक्टर जनरल टूरिज्म उत्तर प्रदेश के खिलाफ वो कुछ भी कर सकें। ये जो इश्यू था इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व थी और ये क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर के पर्व्यू में लैंड होता है। तो दैट इज व्हाई इन्होंने कहा कि आई कैन नॉट एंटरटेन दिस प्ली, क्योंकि मेरा जो जुरिडिक्शन है वो करप्शन तक का है। और बट इन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया और इन्होंने इस प्ली को यूनियन टूरिज्म सेक्रेटरी पर फॉरवर्ड कर दिया आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। सो दिस वाज द केस अबाउट इट। अब प्रश्न उठता है कि लोकपाल और लोकायुक्त हैं क्या? देखिए, लोकपाल लोकायुक्त ऐसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो भारत में एस्टैब्लिश हुए, जो करप्शन, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं इनके अलोंग जो होता है इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए। सबसे पहला शुरुआत होती है 1960 के अराउंड। 1960 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था, जो भारत का था, उसने कहा कि दो स्पेशलाइज्ड अथॉरिटीज हो, एक लोकपाल हो और एक लोकायुक्त हो, ताकि जो सिटीजन्स की कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस हैं जो करप्शन से रिलेटेड हैं उनको एड्रेस किया जा सके। इसके अलावा लोकपाल लोकायुक्त फंक्शन करते हैं ऑम्बुड्समैन का। तो ऑम्बुड्समैन का ये इसमें फंक्शन करते हैं। ये उन एलिगेशन जो करप्शन वाले ऑफिसर्स होते हैं, बॉडीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसमें वर्क करते हैं रिलेटेड मैटर्स पे। लोकपाल जो है, ध्यान रहे, ये नेशनल लेवल के लिए है, दिस इज फॉर द नेशनल लेवल, एंड लोकायुक्त इट इज फॉर द स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंड। एंड लेकिन दोनों के पास पावर होती है कि वो करप्शन केसेस के खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, और दोनों को ही पैनल ऑफ जजेस लीड करते हैं या रिटायर्ड जजेस। अब लोकपाल और लोकायुक्त का जो जुरिस्डिक्शन आता है, ये कंप्लेंट्स हैंडल करते हैं मिनिस्टर्स या टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ। सो दिस इज देयर फंक्शन। अब प्रश्न है कि इनका बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, जो कॉन्सेप्ट है ऑम्बुड्समैन का, ये जो ओरिजिनेट हुआ था, ये 1809 में ओरिजिनेट हुआ था स्वीडन में। भारत में जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे, जो कि थे अशोक कुमार सेन, ये पहले इंडियन बने थे टू प्रपोज द कॉन्सेप्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑम्बुड्समैन इन द पार्लियामेंट, और इन्होंने ये जो प्रमोट किया था दैट वाज अराउंड 1960। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट आया भारत में पहली बार। फर्दर डॉक्टर एलएम सिंघवी ने ये जो लोकपाल और लोकायुक्त टर्म है 1963 में लेटर ऑन कॉइन किए। लेटर अगेन 1963 के बाद 3 साल बाद 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पीरियड कमीशन ने रिकमेंडेशंस पास किए कि दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज होनी चाहिए सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, जो लोकपाल और लोकायुक्त होंगे। रिकमेंडेशन जब हुए फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के, तो लोकपाल बिल को पास किया गया लोकसभा में 1968 में, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो वो लैप्स कर गया। उसके बाद से बिल लोकसभा में कई बार इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन अगेन 2022 में नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द NCRWC, तो इन्होंने क्या किया, 2002 में इन्होंने रिकमेंड किया कि लोकपाल लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट हो। 2005 में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आए, उन्होंने भी सेम रिकमेंड किया। उसके बाद आती है अन्ना हजारे की मूवमेंट। देन अन्ना हजारे, जिसको इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट भी कहा गया था, इसको एक सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे लीड कर रहे थे, जिन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू की थी, और ये शुरू किया था 2011 के अप्रैल में। नाउ इन्होंने कहा कि एक इंडिपेंडेंट इफेक्टिव एंटी करप्शन बॉडी हो जिसका नाम लोकपाल हो। एज अ रिजल्ट इस मूवमेंट के बाद लोकपाल लोकायुक्त बिल को पास किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन पार्लियामेंट में, और ये लॉ पास हुआ 2013 में। तो तब से भारत में लोकपाल लोकायुक्त की पोजीशंस हैं। अब प्रश्न उठता है कि इनके जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या क्या आता है। तो देखिए, इनके अंडर पीएम, प्राइम मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD के ऑफिसर्स, ऑफिशियल जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो आते हैं। और इनका जो जुरिस्डिक्शन होता है इसमें पीएम आते हैं, एक्सेप्ट
करप्शन के एलिगेशंस इंटरनेशनल रिलेशन से, सिक्योरिटी है, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी या स्पेस से रिलेटेड नहीं है, तब ही केवल आ पाएंगे। इसके अलावा एमपीज या मिनिस्टर्स जो भी पार्लियामेंट में कहते हैं या जो भी वोट देते हैं उसके खिलाफ इनके पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है, क्योंकि ये उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आता है। अब सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स की अगर हम इसमें बात करेंगे तो इनकी जो अथॉरिटी आती है वो किसी भी पर्सन पे आती है जो हुआ है या वो पहले कर चुका है, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, किसी भी सोसाइटी का जो सेंट्रल एक्ट से हो या फिर किसी बॉडी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो, फाइनेंस करती हो, या और किसी व्यक्ति का जो कि ब्राइब गिविंग, ब्राइब टेकिंग में इन्वॉल्व है, अगर वो सरकारी तंत्र से रिलेटेड है तो लोकपाल एक्ट मैंडेट करता है कि जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको एसेट्स और लायबिलिटी जो होती है उनको बेसिकली दे शुड फर्निश इट, राइट, एज वेल एज उनके रेस्पेक्टिव डिपेंडेंट्स का। तो ये सारी चीजें वो देखते हैं। द थिंग इज सीबीआई से रिलेटेड भी इसमें कुछ चीजें हैं, इनके पास पावर होती है कि ये बेसिकली व्हाट ही कैन डू इज ये सीबीआई को डायरेक्शन दे सकते हैं, ये केस सीबीआई को रेफर कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस में ये ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लोकपाल। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता अगर लोकपाल उसकी इजाजत नहीं देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इनके खिलाफ, इनके बाद कुछ कंसर्न्स रेज होते हैं, जैसे कि टाइम नहीं है, फुल टाइम चेयरपर्सन नहीं है, लोकपाल एक फुल टाइम चेयरपर्सन नहीं है मई 2022 के बाद से। एक फुल टाइम ना होने का एक डिमेरिट आता है, कंसर्न्स होते हैं फंक्शनल इफेक्टिवली के लिए कि होगा या नहीं होगा। डीलिंग में एक्शन है एक पार्लियामेंट्री कमेटी के हिसाब से, जो पार्लियामेंट में अप्रैल 2023 में इसको रखा गया था पार्लियामेंट में। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो लोकपाल है उसने एक भी सिंगल केस भी प्रोसिक्यूट नहीं किया था जितने भी उनको मिले थे। अकॉर्डिंग टू द डेटा जो लोकपाल ऑफिस ने दिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के हिसाब से 2019-20 के बीच में एक्चुअली क्या हुआ, एंटी करप्शन बॉडी को 8,703 केसेस मिले थे, लेकिन इसमें से 5,931 केसेस जो थे उनको अल्टीमेटली डिस्पोज कर दिया गया। अब जो भी पॉलिटिकल रीजन रहा हो, जो भी चीजें रही हो, हाउएवर ये फैक्ट कि अब तक कोई भी करप्शन के लिए प्रोसिक्यूट नहीं हुआ है, इतनी लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स होने के बावजूद, जबकि भारत में ये बहुत ज्यादा है, तो ये लोकपाल की एबिलिटी पर सीधे सीधे प्रश्न उठाता है कि वो करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ कुछ एक्शंस ले भी सकते हैं या नहीं भी। ट्रांसपेरेंसी की कमी है, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए क्रेडिबिलिटी, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। सो दीज आर द थिंग्स। अब प्रश्न है कि गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स क्या है। सबसे पहला है 1988 की प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये लॉ है जो करप्शन के उसको मेंटेन करता है, लॉ को, ये पनिशमेंट देता है पब्लिक सर्वेंट्स को जो करप्ट प्रैक्टिसेस में होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है दैट इज द सीबीआई। सीबीआई भी इनको प्रूव करता है। ये एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है करप्शन केसेस को बेसिकली जो पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ होता है। इसके अलावा है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और स्टेट विजिलेंस कमीशन होते हैं, ये सिटीजन्स की ग्रीवेंसेस को हैंडल करते हैं करप्शन से रिलेटेड। देन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ऑल्सो देयर। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो सिटीजन्स उसमें कंप्लेन फाइल करते हैं अगर उनको लगता है कि उनके राइट्स वायलेट हुए हैं। इसके अलावा इसमें आता है ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स ऑफ 1968। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रोहिबिट करता है कि वो ऐसी किसी भी एक्टिविटी में एंगेज नहीं होंगे जो उनकी इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी को बेसिकली कंप्रोमाइज करे, जैसे गिफ्ट या ब्राइब्स उनको नहीं होंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के साथ वो पार्टीशन नहीं होने चाहिए, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उनको शेयर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा एक एक्ट आता है जो है एक्ट 1964 का, जो है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स एक्ट। ये जो एक्ट है, इस एक्ट के हिसाब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, जितने आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, ये किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते जो उनकी इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी को कंप्रोमाइज करे। इसके अलावा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है विच इज द कैट। ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट हैं जो डिस्प्यूट्स को सुनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज ने लिए होते हैं, और ये करप्शन से रिलेटेड मैटर्स को सुनता है। तो भारत के पास ये सारे टूल्स हैं लोकपाल के अलावा। Now we have our today's prelims practice question. The question says Lokpal bill was passed under which article of the Constitution of India? True 52, 156, 268, 110. So next question which arises is that mains practice question. What are the Lokpal and Lokayukt? What is their jurisdiction? What are the challenges related to this in India? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list. IAS for your better preparation.